उत्तर प्रदेश का ये चुनाव दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो पिछले 4 वर्षों में अत्याचार और अन्याय हुआ और विशेष तौर से किसानों के साथ जिस प्रकार अन्नदाता को आतंकवादी बनाकर उनके साथ सलूक किया जा रहा है, उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है, उनको आए दिन मुकदमों पर एनआईए की जांच, सीबीआई की जांच, थाने की जांच, संपत्ति की जांच, लाठियों से पीटना, आंसू गैस के गोले छोड़ना, आतंकवादी कहना, जिस प्रकार इस देश के अन्नदाता को अपना दुश्मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि इस ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव में, इस जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करें। उनको अपनी वोट की ताकत से उनकी जमानतें जब्त कराने का काम करें, उनको पराजित करने का काम करें। हमारे दलित समुदाय के लोग जिनके ऊपर पिछले 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में अत्याचार और अन्याय हुआ, हाथरस में गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया, ये वक्त है इन सवालों का अपने वोट की ताकत से जवाब देने का। ये वक्त है कि कानपुर में जिस तरीके से घटना हुई, 8 पुलिस के जवान शहीद हुए, ये वक्त है इन बातों को याद करने का कि 3 बार के एक लोकप्रिय विधायक नरेंद्र मिश्रा की हत्या कर दी गई। ये वक्त है याद करने का कि जयप्रकाश पाल की पूरे सरकार के सामने एसडीएम सीओ की मौजूदगी में बलिया के अंदर हत्या कर दी गई। ये वक्त है इन सारे सवालों को याद करने का कि नौजवानों को लाठियों से बर्बरता पूर्वक सड़कों पर पीटा गया और शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं को अपने सर मुड़वाने पड़े। इन सारे सवालों का जवाब देने का वक्त है, इन सारे अत्याचारों और अन्यायों का जवाब देने का वक्त है। तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में अपने वोट की ताकत से सबक सिखाने का काम करें और उनके प्रत्याशियों को जमानतें जब्त करा के भेजें। खासतौर से देखने को मिल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कई इलाकों में भाजपा के कैंडिडेट्स को घुसने नहीं दे रही है जनता। इतना विद्रोह लोगों के मन में है, इतना गुस्सा और आक्रोश लोगों के मन में है। तो इसलिए ये चुनाव इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में नफरत का जहर बोया है, उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण का जहर बोया है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, कोरोना के काल में भी हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर तक की खरीद में घोटाला हुआ, अपराधीकरण बढ़ा है। तो इन सवालों का जवाब देने का एक बड़ा वक्त है और जनता इसमें मुझे लगता है कि अपनी भूमिका निभाएगी। आज जिस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर, देश के संघीय ढांचे के ऊपर हथौड़ा चलाया जा रहा है, राज्यों की शक्तियां छीनी जा रही हैं, दिल्ली की 90% सीटें पाने वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार को बिठालकर उनकी सारी शक्तियों को छीनकर उनको एलजी उनके ऊपर गवर्नमेंट बना देना, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का अपमान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का अपमान है। और संविधान के तहत जो दिल्ली की विधानसभा बनाई गई, जिसके आर्टिकल 239A के क्लॉज 6 में साफ तौर पे लिखा है कि दिल्ली की चुनी हुई मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होगा। क्या एलजी महोदय जाएंगे विधानसभा में विधायकों का जवाब देने? नहीं जाएंगे। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी को विधायकों का जवाब देना है। ये वहां पर इनकी जवाबदेही है विधानसभा के प्रति, किसी गैर चुने हुए एलजी की नहीं। तो इसलिए इस तरह से लोकतंत्र का गला घोटना और जो कुछ भी बंगाल में किया जा रहा है, आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो चौराहे का गुंडा भी नहीं करेगा। कहते हैं दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। ये क्या भाषा है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अपनी गरिमा का ख्याल रखिए। एक चुने हुए मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री, बंगाल में माताओं की पूजा होती है दुर्गा देवी की, और एक मातृशक्ति का आपने अपमान किया है। एक बंगाल की महिला शक्ति की प्रतीक ममता बनर्जी का आपने अपमान किया है दीदी ओ दीदी कह के। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने से प्रधानमंत्री जी को बचना चाहिए और राज्यों की शक्तियां जो छीनी जा रही हैं, पार्टियों को इससे सावधान हो जाना चाहिए। सबको निश्चित तौर पे जो ममता बनर्जी जी ने कहा है, ये वक्त है
कि देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए हम लोग एक साथ आए, देश के संविधान को बचाने के लिए हम लोग एक साथ आए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग एक साथ आए।